हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13 जनवरी को हम लोग टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हेल्दी न्यू ईयर। इस आर्टिकल में हम रिसेंटली जो वैक्सीन रोल आउट की जा रही है सरकार के द्वारा, सर्वैक्स जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई है, उसे डील करने के लिए बनाई गई है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, इसके अलावा एचपीवी वायरस की बात करेंगे जिसके कारण मेनली सर्वाइकल कैंसर होता है। बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। वैक्सीन के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन थीम आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में लगातार पूछी जा रही है, उसके पर्सपेक्टिव से 2024 में प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन 100% दिख सकता है इस आर्टिकल से। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर्स गेम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और इसमें हम स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे और उसके रेलेवेंस के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, ये भी हम बात करेंगे। ये आर्टिकल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। CSIR AO की जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है CPI डेटा के ऊपर। जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं पिछले 10 सालों के इन्फ्लेशन के, उस पर बात करेंगे। रीसेंट डेटाबेस क्वेश्चन प्री में आते हैं, आपको प्री के लिए ये पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है स्टोरी ऑफ नासिक कालाराम टेम्पल, है ना। अयोध्या राम टेम्पल बहुत न्यूज़ में है, आएगा क्या, कालाराम, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न प्लस आर्ट दोनों के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आ सकता है। टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हेल्दी न्यू ईयर। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा आर्टिकल है वो वैक्सीन थीम के ऊपर आया है। थीम का मतलब क्या होता है? लगातार अगर आपको पिछले 3-4 सालों में किसी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर थीम के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वैक्सीन उठा के देखिए, पिछले 4-5 साल में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं वैक्सीन से रिलेटेड, तो थीम बन जाती है वो, और फिर उससे रिलेटेड करंट अफेयर अपने को आता है तो उसके चांसेस बहुत होते हैं आने के। तो प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HPV वायरस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, सर्वाइकल कैंसर के बारे में आ सकता है, और इनसे डील करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम आर्टिकल शुरू करते हैं। डिटेल में सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, प्री और मेंस दोनों आस्पेक्ट कवर करेंगे। क्या किया अभी न्यूज़ में क्यों है, कंटेक्स्ट क्या है। सेंटर विल रोल आउट वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। सरकार जो है वैक्सीन कैंपेन चलाने वाली है एक बार फिर। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर को डील करने के लिए, जो कि किससे होता है, HPV वायरस के कारण जनरली होता है। ठीक है, ये जो HPV वायरस है, माइक्रोब है, बहुत ही कॉमन है। 85% जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं वो HPV वायरस के कारण ही हो रहे हैं। तो उससे डील करने के लिए सरकार के द्वारा वैक्सीन कैंपेन चलाया जाना है नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में, मतलब 2024 के लास्ट के 6 महीनों में ये वैक्सीन कैंपेन चलाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मसली वेलकम मूव है पब्लिक हेल्थ के लिए। जो पब्लिक है, जो हमारे यहाँ स्पेशली वुमेन है, उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूव है। क्यों है? क्योंकि इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमॉन्ग इंडियन वुमेन आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है ये महिलाओं के बीच में आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल सर्वाइकल कैंसर का बर्डन 1/5 ऑफ द केसेस इंडिया में है, WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ों से डील करने के लिए सरकार के द्वारा ये वैक्सीन रोल आउट की जा रही है। वैक्सीन किसने बनाया है? सर्वैक, एन इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हैज़ बीन इन कमर्शियल मार्केट फॉर अबाउट अ ईयर। लास्ट ईयर से सर्वैक जो वैक्सीन है, जो कि एक इंडिजिनस वैक्सीन है, मतलब अपने इंडिया में बनी हुई है, किसने डेवलप किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका नाम तो अब सबको पता ही होगा ना, कोविशील्ड, इन्हीं ने बनाई थी, बिल्कुल। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये सर्वैक वैक्सीन डेवलप की गई है। इसका एक शॉट जो है 2000 रुपये का है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए 1 साल से मार्केट में है और एडमिनिस्टर नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा
पॉपुलेशन में। इसलिए सरकार के द्वारा ये बेसिकली जो वैक्सीन ड्राइव है वो चलाई जा रही है। ठीक है, अब सर्वाइकल कैंसर क्या होता है ये समझ लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर समझ में आएगा तभी तो पता चलेगा कि इसके लिए वैक्सीन ला रहे हैं हम। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर इज़ अ प्रिवेलेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर डेट ऑकर इन द सेल ऑफ सर्विक्स, द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस दैट कनेक्टेड टू वेजाइना। ठीक है, ये जो कैंसर होता है वो सेल ऑफ सर्विक्स में होता है, और वो सेल कहाँ पर होती है? यूट्रस के लोअर पार्ट में, जो कि वेजाइना से कनेक्टेड है। मोस्टली कॉज बाय लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन विथ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ HPV, है ना। जो HPV वायरस है इसका अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन अगर रहेगा, तभी ये कैंसर का फॉर्म लेता है। जनरली सेक्सुअली एक्टिव जितनी भी महिलाएं हैं, है ना, 15 से 45 ईयर्स की एज में, उनके अंदर HPV वायरस जनरली पाया जाता है, लेकिन हर किसी को ये कैंसर का फॉर्म नहीं लेता है। तो अगर हम ये HPV वायरस को आने ही ना दें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम सर्वाइकल कैंसर से डील कर सकते हैं? बिल्कुल, है ना। तो ये बेसिकली वैक्सीन बनाई जा रही है HPV वायरस के 4 टाइप्स के लिए, 4 टाइप ऑफ स्ट्रेन के लिए। ठीक, जो हमारी वैक्सीन है सर्वैक, उसके बारे में बात करते हैं अब। ठीक, अपने को पता ही है सर्वैक इंडिजिनस डेवलप है। ठीक है, SII के द्वारा बनाई गई है। इट इज़ बेस्ड ऑन वायरस लाइक पार्टिकल्स वैक्सीन लाइक हेपेटाइटिस बी। ठीक है, वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन के जैसे इसे प्रिपेयर किया गया है, मतलब जो हम एडमिनिस्टर करने वाले हैं वो वायरस के जैसे होगा, वायरस को मिमिक करेगा। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी डेवलप करेगी। तो बेसिकली एग्जैक्ट वायरस को नहीं डाल रहे हैं हम, वायरस के सिमिलर चीज़ को अंदर डाल रहे हैं जिसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ताकि वो हमें हार्म ना करे। तो ये क्या है? बेस्ड ऑन वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन है, जैसे कि हेपेटाइटिस भी है। और क्या एग्जांपल है वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन के? मलेरिया की वैक्सीन भी जो है वायरस लाइक पार्टिकल पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट 4 स्ट्रेन, है ना। टोटल 18 टाइप ऑफ HPV स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, उसमें से 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट में हमारी ये वैक्सीन क्या है? इफेक्टिव है। कौन कौन से टाइप के अगेंस्ट में? टाइप 6, 11, टाइप 16 एंड टाइप 18। 16 और 18 मिलाकर टोटल 70% ऑफ कैंसर केसेस हो रहे हैं। मतलब टाइप 16 और 18 के कारण देखें तो जो कैंसर केसेस हैं लगभग 70% बर्डन है। तो अगर हम ये रोल आउट करते हैं वैक्सीन, तो काफ़ी जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस होंगे उसके कम होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीनेट एडोलेसेंट गर्ल बिटवीन 9 to 14 ईयर एज। ठीक है, ये बेसिकली किसको एडमिनिस्टर की जाती है? 9 से 14 साल की लड़कियों को ही जनरली एडमिनिस्टर की जाती है। क्यों? क्योंकि ये नॉन सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये 4 टाइप इंक्लूड किया गया है ना इस पर्टिकुलर वैक्सीन में, इसलिए इसे क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन कहा जा रहा है। ये टर्म आपको याद रखना है, इट्स अ क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। इट कैन बी लेस इफेक्टिव फॉर एज ऑफ वुमेन अप टू 45 ईयर। ठीक है, जो ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन हैं उनके लिए ये उतनी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी HPV जो माइक्रोब है वो बॉडी में आ चुका होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन वाला HPV अगर उस समय बॉडी में नहीं होता है। तो अगर आप करते हैं एडमिनिस्टर HPV वैक्सीन को, तो 45 ईयर्स तक की एज की महिलाओं के लिए भी ये सार्थक साबित हो सकती है। एक्सट्रीमली इफेक्टिव ओनली व्हेन एडमिनिस्टर बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगर आप लोग एडमिनिस्टर करेंगे इसे बेसिकली अगर फर्स्ट इंटरकोर्स नहीं हुआ है। इसलिए 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए जो है ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, अब समझ में आया आपको क्यों 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए ही ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है? HPV DNA टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर वुमेन नॉट एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन। ठीक है, जनरली ये कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि HPV DNA टेस्ट कराना चाहिए वो सारी महिलाओं को जिनको ये वैक्सीन नहीं लगाई गई है। हालांकि ये जो टेस्ट है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, 4000 के
आसपास ये कॉस्ट होती है। हर 5 साल में ये टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ताकि कैंसर अगर पनप रहा हो तो उसे शुरू की स्टेज में ही पकड़ा जाए, डायग्नोस किया जाए, और क्योरेबल होता है वो फर्स्ट से सेकंड स्टेज में। तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। HPV वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नंबर्स गेम। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और आर्टिकल बेसिकली स्वच्छता अभियान से रिलेटेड है, स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है, और इसलिए GS1 में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में। GS3 एनवायरनमेंट में तो कर ही सकते हैं। GS4 में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। स्वच्छता अभियान या स्वच्छता मिशन को प्रॉपरली सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या एटीट्यूडनल और बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है, किस तरीके से हम एटीट्यूडनल बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं और आपको पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छता अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड का क्या रोल है, किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुल करने में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मेंस में। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, उतना नहीं, लेकिन अभी एक एग्ज़ाम आने वाला है CSIR AO वाला, उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है। और जो रीसेंट सर्वे हैं हुए थे लास्ट ईयर, जो स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे हुआ था 2023 में, उसके रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। ठीक है, और क्या रिजल्ट्स आए हैं वो भी इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो सर्वे है, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, अभी 8th रनिंग ईयर चल रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है? टू एनकरेज लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, है ना। सर्वेक्षण सर्वे के थ्रू क्या कर रहे हैं? अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, सिटीज़ की रैंकिंग की जा रही है ना। तो आपके अंदर ये भावनाएं जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सिटी को स्वच्छ रखोगे तो रैंक आएगा, पूरे देश में नाम आएगा, है ना। तो आपको मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, ताकि आप जो है अपने सिटी को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें, और उससे सिटी साफ़ रहेगी तो स्टेट रहेगा, और स्टेट रहेगा तो ऑब्वियसली कंट्री रहेगी। तो देश को स्वच्छ करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की रैंकिंग को शुरू किया गया है। बेसिकली मास मूवमेंट बनाने के लिए ये रैंकिंग जो है शुरू की गई है। थोड़ी कंपटीशन की भावना रहती है तो लोग जो है ज़्यादा काम करते हैं। इस बार जो सर्वे, जो SSS सर्वे हुआ था 2023 का, उसकी थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। ये थीम भी आपको पूछी जा सकती है CSIR AO में, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स में कम चांसेस हैं, लेकिन CSIR AO जो होने वाला है फरवरी में, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये अवार्ड दिए जा रहे हैं वो सिटीज़ को जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कई सारे डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ पब्लिक सैनिटेशन के। इस साल भी जो है, जो क्लीनेस्ट सिटी है, उसका अवार्ड किसको मिला है ना। बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुका है। अगर आपको याद नहीं है तो इंदौर मार देना, है ना। आपको ईयर याद नहीं है किस ईयर में मिला है तो इंदौर मार ही देना, क्योंकि पिछले 7 साल से कंटिन्यूसली किसको मिल रहा है? इंदौर को। पर इस बार थोड़ी सी चेंजेस हैं। इंदौर के अलावा सूरत है, उसे भी इस बार फर्स्ट रैंकिंग मिली है। सेकंड रैंकिंग इस बार किसी को नहीं है। थर्ड रैंकिंग है नवी मुंबई को। ठीक है, तो जो क्लीनेस्ट सिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी? इंदौर एंड सूरत हो जाएगी इस साल के लिए। थर्ड पे नवी मुंबई है और फिफ्थ पे भोपाल है। ठीक, तो ये कुछ सिटीज़ हैं जो लगातार टॉप पे रह रही हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है? डिग्री ऑफ स्टैग्नेशन। जो हमारा सर्वे हो रहा है वो लगातार जो है, एक बार जो लोगों ने कर दी मेहनत, उसके बाद से कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो टॉप वाली सिटीज़ हैं वो अभी भी टॉप है। कोई कंपटीशन नहीं दिखाई दे रहा है टॉप वाली सिटीज़ को। और नीचे की सिटीज़ में 10 से बाद की रैंकिंग में थोड़ा बहुत कंपटीशन दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में बदलाव करने की ज़रूरत है, ऐसा आर्टिकल में कहा जा रहा है। ठीक है, जो टॉप लेडर पे हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। फॉर एग्जांपल भोपाल, इंदौर, सूरत और विशाखापट्टनम, ये हमेशा आपको टॉप 5 में, टॉप 8 में, टॉप 10 में दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है, लेकिन अहमदाबाद हो गए, चंडीगढ़ हो गए, ग्वालियर हो गए, ये 10 के बाद वाले हैं, इसमें हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक, तो बेसिकली जो राइटर हैं उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि शुरू के जो टॉप 10 हैं इनको बाहर करो, इनको स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में
लाना ही नहीं है। जो 10 के बाद वाले हैं उनको लेके आते हैं, क्योंकि उनमें वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है। वहाँ पर लोग फिर जो है थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा तो लोग कोशिश करेंगे सुधारने की, है ना। 10 के बाद वाले जितने भी इश्यूज़ हैं सिटीज़ के, उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बस ये रैंकिंग के फेरे में फंस गए हैं। इसलिए शुरू के टॉप वालों को हटाओ और बाकी जो सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग करने की ज़रूरत है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इसके अलावा जो सर्वे है उसमें कई सारी सब कैटेगरीज़ भी हैं अवार्ड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल महू जो है इस बार की क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट टाउन अवार्ड किया गया है। वाराणसी और प्रयागराज को क्लीनेस्ट गंगा टाउन जो है अवार्ड किया गया है। और चंडीगढ़ को क्लीनेस्ट बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर अवार्ड किया गया है, मतलब क्लीनेस्ट और सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन वर्कर। ठीक है, तो अलग अलग ये सब कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। कुछ कैटेगरीज़ जो है लोगों का मानना है कि अननेसेसरी है। पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगरी बनाना अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉपुलेशन से ऊपर वाली सिटीज़, 1 लाख की पॉपुलेशन से कम वाली सिटीज़, इन सारी सिटीज़ में पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगरी तो समझ में आती है, लॉजिकल भी है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो कचरा गार्बेज होने की संभावना ज़्यादा होगी, है ना। सॉलिड वेस्ट प्लांट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन के हिसाब से समझ में आती है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल जो गंगा टाउन है, क्लीनेस्ट गंगा टाउन, नर्मदा टाउन क्यों नहीं है, कावेरी टाउन क्यों नहीं है, तो ये सब सवाल आते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरीज़ है ये अननेसेसरी है, इसको सरकार हटा भी सकती है, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है। मोटिवेट करने वाले सेक्शन, है ना, मोटिवेशन जो वाला जो पीरियड था अब वो जा चुका है। सरकार को थोड़ा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ताकि सैनिटेशन किया जा सके। ठीक है, सैनिटेशन बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल जो हिस्ट्री है सिटी की, इकोनॉमिक कंडीशन है और प्रॉक्सिमिटी टू पावर, वो जगह जो है पावर से कितने प्रॉक्सिमेट है, पावर वाली सीट से। फॉर एग्जांपल अगर वो कैपिटल है तो उसके क्लीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो बहुत पास में है कैपिटल्स के तो वो जगह के सुंदर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस रहता है। जो पावर वाली जगह होती है, पावर सीट होती है, वहाँ से नियरेस्ट लोकेशन पे सिटी है तो आपके क्लीनलीनेस की ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ फोकस ज़्यादा होता है। इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है क्लीनलीनेस ऑफ सिटी, और ना ही सिर्फ पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीज़न पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फोकस जो है सिटीज़न के पार्टिसिपेशन पे किया जा रहा है, और कुछ जो सरकार को मिनिमम चीज़ें करनी है सरकार वो नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इश्यूज़ जो है, जो स्टैग्नेशन है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। स्टेट में अगर देखें तो महाराष्ट्र टॉप पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सारी रैंकिंग आपको CSIR AO में पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है CPI इन्फ्लेशन, आर यू बेटर और वर्स ऑफ ओवर द लास्ट 5 और 10 ईयर्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंड्स हैं, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार, है ना। आखिरी समय में प्री के लास्ट के समय में ट्रेंड्स को पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जनरली ट्रेंड्स के ऊपर। ठीक, तो हम इसमें CPI के ट्रेंड्स की बात करेंगे। CPI होता क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेशन। इसे रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक, तो इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जनरल इंक्रीज ऑफ प्राइस लेवल, ये हमें इन्फ्लेशन से पता चलता है। कितना दाम बढ़ रहा है, प्राइस लेवल कितना बढ़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। जो हमारी इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके दाम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अलग अलग तरीके होते हैं इसे मेजर करने के। WPI होता है, CPI होता है, GDP डिफ्लेटर होता है। सबसे बढ़िया कौन सा होता है, GDP डिफ्लेटर। इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला, GDP नॉमिनल अपॉन GDP रियल इंटू 100, ये हमारा GDP डिफ्लेटर आता है। पर GDP डिफ्लेटर यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत समय के बाद हमें पता चलता है ना, तुरंत का डेटा नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग CPI यूज़ करते हैं। CPI में रिटेल इन्फ्लेशन हमें पता चलता है। CPI में होता क्या है, ऐसा एक बास्केट बना दिया, उसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज डाल के रख दिए।
ठीक। गुड्स एंड सर्विसेज सीपीआई में है, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं होते हैं, ये याद रखना है। डिफरेंस आ चुका है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का पहले भी। ठीक, तो गुड्स एंड सर्विसेज हमने बहुत सारे आइटम को डाल के रख दिया। अब मान लीजिए सारे आइटम का टोटल प्राइस कितना है, 100 रुपये। अगले साल इसका प्राइस 105 हो गया तो इन्फ्लेशन कितना आएगा, सीपीआई कितना आएगा, 5%। समझ में आया क्या? अगले साल फिर वो 110 हो गया, तो रेफरेंस ईयर से देखेंगे तो 10% प्राइसेस बढ़े, और 105 से देखेंगे तो कुछ 3-4% जो प्राइसेस होंगे वो बड़े हमें दिखाई देंगे। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा सीपीआई है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, प्राइस लेवल सिंस 2014-15। ठीक है, तो सीपीआई जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है ये देख लेते हैं। 2014-15 में अगर बात करें तो 5.8% था। 2013 की बात करें तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, 6 के ऊपर था। ठीक, तो यूपीए के समय में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। हमने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़े थे, उसमें यूपीए वर्सेस एनडीए के 10 ईयर में कंपैरिजन किया था। उसमें यूपीए के समय में इन्फ्लेशन 8% के आसपास रहा है, और एनडीए के समय में जो इन्फ्लेशन है पिछले 10 सालों में वो 5 पॉइंट समथिंग के आसपास था, है ना। काफ़ी कम परसेंटेज रहा है कंपेयर टू यूपीए, लेकिन जीडीपी में यूपीए ऊपर थी। ठीक, तो हमने पढ़ा था उस समय, तो यूपीए के समय में 2013 में 6% के आसपास था। उसके बाद कम होके 14-15 में 5.8% हुआ, फिर और कम हुआ 4.5%, उसके बाद और कम हुआ 3.6, और फिर कम हुआ 3.4। ठीक, तो यहाँ देखेंगे 2014 से 18-19 तक के 5 सालों तक जो इन्फ्लेशन है वो स्टेडली डिक्लाइन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद से फिर 19-20 से जो इन्फ्लेशन है वो दोबारा थोड़ा बढ़ा, 4.8%, फिर 6.2%, कोविड ईयर था ऑब्वियसली, फिर थोड़ा कम हुआ, कोविड जब लॉकडाउन खुला तो, है ना, कोविड का इम्पैक्ट कम हुआ तो कितना पहुंच गया, 5.5%, और फिर वापस 2022-23 में, है ना, एल नीनो वगैरह के कारण, बहुत सारी चीज़ों के कारण 6.7% तक इन्फ्लेशन पहुंच गया था। इस बार का जो एस्टिमेट है वो कितना है, 5.5। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन शुरू के 5 साल में गिरा, फिर बढ़ा, और फिर बढ़ा, फिर गिरा। इस तरीके से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टेडली ना डिक्लाइन हुआ है, ना स्टेडली इंक्रीज़ हुआ है। ठीक, तो अगर आपको पूछा जाएगा पिछले एक दशक में इन्फ्लेशन जो ट्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, स्टेडली बढ़े हैं, स्टेडली डिक्लाइन हुए हैं, तो आपको लिखना है ना, कि स्टेडली डिक्लाइन नहीं हुए, पहले गिरे फिर बढ़े, फिर गिरे फिर बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन रहा है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को क्या बोला, भैया ऐसा है कि आप लोग अपना जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करके रखिए। किस रेंज में कंट्रोल करना है, 4 ± 2 की, मतलब 6 मैक्सिमम जाना चाहिए और 2 मिनिमम रहना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ज़रूरी होता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। नहीं तो इनको कुछ एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ने की कुछ संभावनाएं नहीं दिखेंगी। अगर प्राइसेस कम होते जाएंगे तो इन्फ्लेशन नहीं रहेगा। तो 2% इन्फ्लेशन ज़रूरी होता है प्रोड्यूसर के सप्लाई साइड के लिए, ठीक है, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6%। उससे ज़्यादा रहेगा तो फिर इकॉनमी में जो गरीब रहते हैं उनको बहुत दिक्कत जाती है, पुअर लोग को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है इन्फ्लेशन। ठीक, तो क्या कहा है, रेंज 6, मिनिमम 2 और 6 के बीच में, है ना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें ट्रेंड्स में तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2 बार ब्रीच हुआ है। जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस सिर्फ 2 बार किया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया और पूछा कि पिछले 10 सालों में कितने बार जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग ब्रीच हुआ है, एक स्टेटमेंट ऐसा पूछ सकते हैं। 6.2 एंड 6.7 2022-23 में और 2020-21 में, ये 2 बार ऐसा हुआ है जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या नहीं हो पाया है, अपहोल्ड नहीं हो पाया। ये टारगेट रेंज में जो है आरबीआई नहीं रख पाया। अगर आरबीआई लगातार 3 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग के जो रेंज है उससे बाहर इन्फ्लेशन होता है तो उसे रिपोर्ट देनी पड़ती है केंद्र सरकार को। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, 3 क्वार्टर तक के जो है लगातार इन्फ्लेशन
जो थ्रेशोल्ड है 6 के ऊपर था, इसलिए उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ी थी केंद्र सरकार को कि क्यों जो है इन्फ्लेशन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ नॉर्मली आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने फैमिली के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो आपके फादर मदर अगर इनकम कमा रहे हैं तो उनकी जो है जेब में कितना बर्डन बढ़ा है पिछले 10 सालों में। अगर आप 10 साल की बात करें, है ना, और इनिशियल जो ईयर है वो 100 रुपये का था, तो अभी जो चीज़ें, जो CPI बास्केट शुरू में 100 रुपये का था, अब वो 164 का हो गया है। टोटल 64 रुपीज़ प्राइस बढ़ा है। अगर इनिशियल आपके घर वालों की इनकम 100 रुपये थी तो कम से कम जो है इनकम 10 सालों में 64% बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ी है तो आप वर्स ऑफ हुए हैं, आपके जो जेब से खर्चा हो रहा है ना, वो ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम उतनी बड़ी नहीं है और आपका डेली का खर्चा ज़्यादा हो गया है क्योंकि इन्फ्लेशन तेज़ी से भाग रहा है। अगर पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 32 रुपये लगभग इन्फ्लेशन बढ़ा है। 32 रुपये प्राइसेस पूरे बास्केट के बढ़े हैं। 100 का था, 132 का हो गया पिछले 5 सालों में। ठीक है, तो पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो 22% तक के जो है आपको पर ईयर क्या होना चाहिए, मतलब पिछले 5 सालों में आपकी जो इनकम है वो लगभग मिनिमम 22% बढ़नी चाहिए। अगर 22% नहीं बढ़ रही है तो आपको नुकसान हो रहा है, इन्फ्लेशन तेज़ भाग रहा है, आपकी इनकम बहुत स्लो जा रही है। ठीक है, तो रियल इनकम जो है आपकी क्या हुई है, कम हुई है अगर 22% तक बढ़ोतरी नहीं हुई है तो, है ना। रियल इनकम और नॉमिनल इनकम का कंसेप्ट पता है, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन इक्वल टू रियल, ये होता है। ठीक है, ये किसी भी ये नॉर्मल कंसेप्ट है। अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दोगे नॉमिनल से तो रियल चीज़ आ जाएगी। रियल GDP भी हो सकती है, रियल इनकम भी हो सकती है। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट आर्टिकल है द स्टोरी ऑफ नासिक कालाराम टेम्पल विजिटेड बाय PM मोदी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 2024 के लिए यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबका फोकस अभी कहाँ पर है? अयोध्या राम टेम्पल पे। ठीक है, लेकिन आपको पूछा कहाँ का जाएगा? नासिक का कालाराम टेम्पल पूछा जाएगा। ऐसे UPSC करता है ना। 2020 में सब लोगों का फोकस था विश्वनाथ जो काशी में है ना, वाराणसी में जो टेम्पल है विश्वनाथ टेम्पल, उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ कॉरिडोर बन रहा था। मोदी जी भी गए थे, लेकिन आया कहाँ का? सोमनाथ का। सोमनाथ भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में विश्वनाथ टेम्पल था। आया क्या? सोमनाथ टेम्पल। आपको राम मंदिर तो है ही अयोध्या का न्यूज़ में, आपको कालाराम टेम्पल के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है ना। जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो और बहुत कम भी इम्पॉर्टेंट ना हो, वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में अपना रोड शो कर रहे थे, उसके बाद वो कालाराम मंदिर जो है, जो कि ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी सिचुएटेड है, पंचवटी एरिया ऑफ द सिटी में, वहाँ पर उन्होंने विजिट की। तो ये कालाराम मंदिर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पंचवटी के बारे में बात कर लेते हैं। पंचवटी रामायण में बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेस है। क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है अपने 14 साल के वनवास में राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी यहाँ पर कुछ वक्त जो है पंचवटी में रहे थे, और जो सीता माता का एब्डक्शन है रावण के द्वारा, वो भी इसी एरिया से हुआ था। ठीक, पंचवटी जो नाम है वो कहाँ से आया है? 5 बनियान ट्री से आया है। बेसिकली ये माना जाता है कि यहाँ पर जो है हट बनाई गई थी लक्ष्मण और राम भगवान के द्वारा, और जो हट बनाई थी उसके आसपास 5 बनियान के ट्री थे, इसलिए इस एरिया को पंचवटी कहा जाता है। ठीक है, तो पंचवटी एरिया में कालाराम मंदिर है, जो कि ऑब्वियसली गोदावरी रिवर के किनारे में है। अब बात कर लेते हैं कालाराम मंदिर के बारे में। जो कालाराम टेम्पल है डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द ब्लैक स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड राम। ठीक, तो बेसिकली जो टेम्पल है उसका जो नाम पड़ा है वो काले स्टैच्यू के ऊपर पड़ा है, जो कि राम भगवान का है। द सैंक्टम सेंक्टोरम हैज़ स्टैच्यू ऑफ राम, सीता एंड लक्ष्मण एंड ब्लैक आइडल ऑफ हनुमान एट द मेन एंट्रेंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो सैंक्टम जो मेन गर्भगृह होता है वहाँ पर क्या है? राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण तीनों की स्टैचू हैं, और इसके अलावा हनुमान जी का भी एक ब्लैक आइडल है जो कि मेन एंट्रेंस में है। ठीक, द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1792। 1792 में ये टेम्पल बनाया गया
विद द एफर्ट्स ऑफ वन सरदार रंगाराव ओढेकर। रंगाराव ओढेकर जी के एफर्ट से, जो कि सरदार थे, उनके एफर्ट से ये 1792 में बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि उनको सपना आया था कि गोदावरी में राम भगवान का एक काला कलर का स्टैचू है और उसी को उन्होंने रिकवर करके ये टेम्पल बनाया है। ठीक है, ऐसी मान्यता है। द मेन टेम्पल हैज़ 14 स्टेप्स विच रिप्रेजेंट 14 ईयर्स ऑफ राम एक्साइल। 14 स्टेप है जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि ये 14 साल का जो राम भगवान का वनवास था उसे रिप्रेजेंट करती है। इट हैज़ 84 पिलर्स विच रिप्रेजेंट द साइकिल ऑफ 84 लाख स्पीशीज़ दैट वन हैज़ टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू बॉर्न एज अ ह्यूमन। ठीक है, 84 पिलर्स हैं इसमें जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, है ना, एक बार आपको दोबारा ह्यूमन पैदा होने के लिए 84 लाख स्पीशीज़ के रूप में जन्म लेना पड़ता है और उसके बाद फिर आप दोबारा ह्यूमन बनते हो। तो 84 पिलर्स हैं और 14 स्टेप्स हैं, ये दोनों का यहाँ पर मतलब बताया गया है। तो ये बेसिकली कालाराम टेम्पल के बारे में हो जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट साइट क्यों है? यहाँ पर दलित सत्याग्रह हुआ था, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पर आपका मॉडर्न इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर सब कुछ मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1930 में B.R. अम्बेडकर और मराठी टीचर एंड सोशल एक्टिविस्ट पांडुरंगा सदाशिव साने, also known as साने गुरुजी, led an agitation to demand access for Dalit to Hindu temples। ठीक है, इसी जगह पर अंबेडकर जी द्वारा और साने गुरुजी के द्वारा एजिटेशन किया गया था और डिमांड की थी दलित लोगों के लिए कि उन्हें टेम्पल में एंट्री दी जाए। 1930 मार्च 2 में अंबेडकर ऑर्गेनाइज अ लार्ज प्रोटेस्ट आउटसाइड द कालाराम टेम्पल। मार्च 2 1930 में जो अंबेडकर जी थे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज़ किया था, किसके सामने? कालाराम टेम्पल के सामने। बहुत जगह से जो है प्रोटेस्टर आए थे भर भर के नासिक में और कुछ दिनों तक गाने गाए गए, स्लोगन रेज किए गए और डिमांड किया गया टेम्पल के अंदर जाने के लिए। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडर्न प्लस आर्ट का मिक्सचर है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे। और प्लीज़ यार कमेंट किया करो।